तीसरा तीसरा है आइसोलेशन, और चौथा इसमें जो है वह है स्कूल में बुलिंग। तो ये 4 इश्यूज को लेके इन्होंने इसको चैलेंजेस के नाम से याद किया है कि इसमें सोशल पार्टिसिपेशन बच्चे का नहीं हो पाता है। अगर कोई बच्चा स्कूल में सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अगर वो टीचर के साथ मिसबिहेव कर रहा है, या वो आइसोलेट रहता है, या ये कि वो बाथरूम में ज्यादा वक्त गुजारता है, तो ऐसे बच्चों का सोशल कोहिजन बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। प्रोफेशनल हेल्प देने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें कॉग्निटिव हेल्थ और ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब ये कि बच्चे की दिमागी सलाहियत कितनी डेवलप हुई है। आया ये कि वो उसकी उम्र के साथ उसकी जहनी सलाहियत आगे बढ़ी है, या उसकी उम्र बढ़ गई है और जहनी सलाहियत उससे कम है, या ये कि जहनी तौर पे वो मैच्योर हो चुका है लेकिन उम्र के वो उस हिस्से पर नहीं पहुंचा जहां वो ऐसी चीजें ऐसी बातें कर सके। तो ये दोनों चीजें खतरनाक है। जो मैंने 4 चीजें बताई जो सोशल पार्टिसिपेशन और कोहिजन में बहुत जरूरी है, वो जो चैलेंजेस है वो एक रेजिस्टेंस, वो है एग्रेशन, वो है आइसोलेशन, और वो है बुलिंग। ये 4 चीजें इंस्टीट्यूट में होती है जिसकी वजह से बच्चा नॉर्मल नहीं रह पाता, और इसमें बच्चे को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। तो इसमें मैं बात कर रहा था कि कॉग्निटिव हेल्थ अगर बच्चे की मुतासिर है, अगर बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है, अगर बच्चा स्लो लर्नर है, अगर बच्चा अटेंशन डिफिसिट का शिकार है, या ये कि वो जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है उससे कोहिजन उसका नहीं हो पा रहा है, तो उसको फिर सपोर्ट स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। सपोर्टिव स्ट्रेटेजीज में ये है कि पेरेंट उसको गाइड करे, उसको टीचर गाइड करे। पहली बार ये आया है कि समाज के ऐसे अफराद जिनका समाज में कोई मकाम है, कोई उनकी पोजीशन है, वो लोग भी बच्चे को गाइड इसमें कर सकते हैं। इसके बाद लर्निंग नीड्स एंड डाइवर्सिटी। लर्निंग नीड एंड डाइवर्सिटी में अब तक पूरे भारत में जो प्लान चलता है वो ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे आईक्यू के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। अब आईक्यू पूरे भारत में एक ही टेस्ट होता है जो डीबीडीए है, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे हम डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड कहते हैं। पर अब ये देखा गया है कि हर स्टेट के और हर मकाम के बच्चे की जरूरतें मुख्तलिफ होती हैं, और उस मुख्तलिफ जरूरतों के हिसाब से उसके टेस्ट भी मुख्तलिफ होना चाहिए, मतलब उसको जांचने का पैमाना भी मुख्तलिफ होना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से आईक्यू लेवल अलग होता है। अगर उसी टेस्ट को आप साउथ में, मतलब तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, इन स्टेट में एडमिनिस्टर करें, और उसके बाद उसको नॉर्थ में एडमिनिस्टर करें, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह, तो दोनों जगह आपको इंटेलिजेंस लेवल बच्चों का मुख्तलिफ मिलता है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, करिकुलम फ्रेमवर्क में ये बात कही गई है कि हर इंडिविजुअल के लिए एक एजुकेशनल प्लान, और वो प्लान कौन डिजाइन करेगा? वो पेरेंट, टीचर और प्रिंसिपल मिलकर डिजाइन करेगा। इसके लिए वो प्रोफेशनल हेल्प लेगा। अब प्रोफेशनल हेल्प लेने में मसला ये है कि इतने साइकियाट्रिस्ट आपकी कम्युनिटी में मौजूद नहीं है। मतलब ये कि जैसे हम देखते हैं कि 3,000 की पॉपुलेशन में एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वैसे हम देखते हैं कि 5,000 की पॉपुलेशन में एक साइकियाट्रिस्ट है, बराबर। तो अब वो साइकियाट्रिस्ट का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, 5 स्कूलों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, और उसमें एक प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर होगा जो कॉग्निटिव हेल्थ को देखेगा बच्चे की, कि बच्चा उसकी सोच में क्या तब्दीली आ रही। तो लर्निंग नीड्स एंड डाइवर्सिटी में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान हर बच्चे का बनाना है। कॉग्निटिव हेल्थ में सपोर्टिव स्ट्रेटेजीज बनानी है। इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट फॉर द स्कूल स्टाफ है। मतलब सिर्फ बच्चे की काउंसलिंग की जरूरत तो है ही है, साथ में टीचर है, साथ में उसके स्कूल के प्रिंसिपल है, उनको भी ये बताना जरूरी है कि जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो एडोलेसेंट चेंजेस उसमें क्या क्या आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जब 12-13 साल की उम्र से एडोलेसेंट एज में जाता है, जिसको हम टीन एज बोलते हैं, जो 13 से लेकर 19 तक होती है, तो इस टीनेज में बच्चे को गाइड करना टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेन नहीं होते उसके मसाइल को हैंडल करने के। तो अब जहां पर को एजुकेशन है, वहां पर लड़कियों को ये बताना कि उनको गुड टच बैड टच क्या है, उनके लिए डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है, उनके लिए लर्निंग मॉडल क्या हो सकता है,
लड़के और लड़कियों के लर्निंग मॉडल डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि दोनों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंट है, दोनों के साइकोलॉजिकल नीड्स डिफरेंट है, दोनों के फिजिकल हेल्थ के पैरामीटर डिफरेंट है, दोनों की कैलोरी नीड्स डिफरेंट है। तो ये क्यों है कि पूरे पूरे भारत में सारे बच्चों के लिए एक ही प्लान हो? जैसे हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के बच्चों की हेल्थ एज कंपेयर टू झारखंड के बच्चों की हेल्थ से बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ जो मिड डे मील का स्ट्रक्चर होगा वो जाहिर सी बात है कि वहां के मिड डे मील से डिफरेंट होगा, मगर ऐसा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में नहीं हुआ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसके पहले जितने भी साइकोलॉजिकल टूल्स थे उन सब में बच्चों को रहनुमाई करने के लिए एक ही टूल इस्तेमाल किया जाता था। अब करिकुलम फ्रेमवर्क में गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल में ये बात कही जा रही है कि चूंकि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की नीड डिफरेंट है, तो हर बच्चे के लिए एजुकेशनल प्लान डिफरेंट। लेकिन मेरे ख्याल से इस पॉलिसी को बनाने वालों ने ये भी जहन में रखा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां पर यूथ जो है भारत का बहुत ज्यादा पॉपुलस है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रखता है, तो उसको गाइड करने के लिए इतने प्रोफेशनल सब लाएंगे कहां से? तो ये काम उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और सोसाइटी पर छोड़ा, पर इनको भी ट्रेन करना जरूरी है। तो इसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स वर्कशॉप, प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन और सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोगों का कोहिजन विद गवर्नमेंट पॉलिसीज होना चाहिए। असल में देखा गया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज से जो है सोशल सेक्टर पे काम करने वाले जो लोग हैं या जो बिजनेसमैन है वो बिल्कुल गाफिल होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कॉलरशिप लॉन्च की है, कौन सी स्कीम्स है, कौन से टैलेंट हंट एग्जाम्स है, कौन कौन से टेस्ट है जिससे बच्चे की सलाहियत का पता चलाया जाता है। तो ये जानने के लिए उनको एक्वेंट करना, उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ट्रेन द ट्रेनर्स का प्रोग्राम भी उन्होंने सजेस्ट किया है। दूसरे, एकेडमिक करियर काउंसलिंग का पूरा भार, पूरा बोझ उन्होंने टीचर्स और प्रिंसिपल में डाला है, जो मुझे लगता है कि इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त टीचर और प्रिंसिपल पर इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है कि वो बच्चों की काउंसलिंग नहीं कर सकते। वो तो इतना मजबूर है कि सिलेबस को पूरा करने के लिए वो भागदौड़ करता रहता है, तो अब वो काउंसलिंग भी करेगा तो उसके बाद वक्त नहीं बचेगा। बेहतर ये है, बेहतर ये है कि टीचर स्टूडेंट रेशो पर काम किया जाए। असल में सारी चीजें जो इन्होंने सोची है वो इस जिमन में सोची है कि चूंकि भारत में टीचर स्टूडेंट रेशो 40 और उससे ज्यादा है, जबकि डेवलप कंट्रीज में आज दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर स्टूडेंट रेशो फिनलैंड में 1:14 है, मतलब एक टीचर पर 14 बच्चे, बराबर। या आप और आगे जाए, नीदरलैंड जाए और सब ममालिक में जाए, तो वहां एक टीचर पर 12 बच्चे। तो उनको गाइड करना, उनके एकेडमिक नॉन एकेडमिक ग्रोथ पे ध्यान देना टीचर के लिए पॉसिबल है। लेकिन आप देखते हैं जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, डेवलप कंट्रीज है, जिसमें कनाडा है, चीन है, जापान है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, वगैरह वगैरह, फिनलैंड है, इन लोगों ने क्या किया है कि सब्जेक्ट वाइज हेड बना के एक सब्जेक्ट को 2 टीचरों में तकसीम किया है, जिसमें एक टीचर टीचिंग करता है, दूसरा टीचर बच्चे को इवेलुएट करता है, तीसरा टीचर बच्चे के बिहेवियरल चेंजेस पे ध्यान रखता है, और उनका हेल्थ प्रोफेशनल बिल्कुल अलग होता है। मतलब एक टीचर में कितने, एक बच्चे में कितने लोग काम कर रहे हैं? 4 टीचर काम कर रहे हैं। भारत में ये इस वक्त मुमकिन नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट का जो प्लान है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर 2040 तक इस पैरामीटर को पूरा करना है, तब तक हो सकता है हम चाइल्ड और टीचर रेशो पे काम कर पाए। लेकिन चाइल्ड टीचर रेशो पे काम नहीं कर सकने की वजह से इस तरीके का प्लान आया है कि आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट करो, आप प्रोफेशनल हेल्प को किसी भी ऐसे नॉन प्रोफेशनल शख्स ले लो जिसको टीचिंग में कोई महारत हासिल नहीं। इससे होगा ये कि बच्चे को नॉन प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगा और वो सही उसको मार्गदर्शन या रहनुमाई नहीं मिल पाएगी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इनको ये करना चाहिए था कि हेल्थ प्रोफेशनल्स बढ़ाने चाहिए, और हेल्थ प्रोफेशनल बढ़ाने के लिए इनको एमबीबीएस के साथ जो आयुष मिनिस्ट्री के डॉक्टर हैं उनको भी स्कूलों में एंट्री देनी चाहिए, जिसमें बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, सिद्धा, आयुर्वेदा और वगैरह वगैरह दूसरे लोग शामिल। तीसरे, जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर हम सिर्फ साइकियाट्रिस्ट पर निर्भर ना रहे, उन पर डिपेंड ना रहे, उन पर मुनहसर ना रहे।
बल्कि जो हमारे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उनको भी ट्रेन करें एजुकेशन में, ताकि वो भी बच्चे को, असल में ये सब हुआ क्यों है देखिए, असल में अनएम्प्लॉयमेंट भी क्यों बढ़ा है देखिए, ये सबकी एक ही वजूहत है, वो ये कि वुमेन्स फोर्स बहुत ज्यादा जॉब पर आ गया है, और जितनी भी औरतें प्रोफेशनल आई है उनमें से 70-80% टीचिंग प्रोफेशन है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, घर में चूंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए घर में तरबियत का एक खला पैदा हो, उस खला को पूरा करने के लिए आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन उस स्कूल में टीचर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा है, तो बच्चे को गाइड नहीं कर पा रहा है। समाज में अब ऐसे बूढ़े लोग नहीं है, या बच्चे के, अब न्यूक्लियर फैमिली के चलते बच्चे के घर में दादा दादी चाचा चाची मामा मामी कोई नहीं है, सिवा मियाँ बीवी और बच्चे हैं, वो भी कम बच्चे होने की वजह से घर में एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, जिसकी वजह से बच्चे के सवालों का जवाब देने के लिए घर में कोई अवेलेबल नहीं, स्कूल के टीचर के पास वक्त नहीं है। अब तीसरी जो एजेंसी समाज है, समाज में ऐसे अदारे, ऐसे एनजीओ, ऐसे मदरसे, ऐसी मसाजिद, ऐसे खानका, या ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे मठ होने चाहिए जहां पे बच्चा जाए अपनी क्वेरीज को पेश करे, पर ये सब नहीं होने की वजह से हमको हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में और फिजिकल हेल्थ में प्रोफेशनल हेल्प का सहारा लेना पड़ता। अगर इसी तरीके से प्लानिंग रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमको भी अमेरिका की तरह स्कूलों में एक नर्सिंग स्टाफ रखना पड़ेगा, जो बच्चों को शादी के बगैर प्रेग्नेंट होने के नुकसान बताएगा लड़कियों को। तो इतनी बुरी हालत अल्हम्दुलिल्लाह अपने देश में नहीं है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारे होलिस्टिक डेवलपमेंट ग्रोथ के एस्पेक्ट को कवर किया है, पर ये सारे एस्पेक्ट उन तमाम चीजों को सामने रख के बनाए गए हैं जिसमें इकोनॉमिक कंस्ट्रेन है। असल में होना ही चाहिए कि एजुकेशन चूंकि सर्विस सेक्टर है, इसको प्रोफेशनलिज्म और इसको मटेरियलिज्म और इसको प्राइवेटाइजेशन से बचाना चाहिए, और इन तीनों चीजों से बचाने के बाद ऐसे प्रोफेशनल ढूंढने चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की मेंटल हेल्थ पर काम कर सके, जिसमें मस्जिद के मौलवी हो सकते हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट हो सकते हैं, जिसमें मठ में काम करने वाले कुछ मंदिर हो सकते हैं, मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो बच्चे को आध्यात्मिक बनाए, जो बच्चे में एक फिलोसॉफिकल फिक्र डेवलप करे। तो क्या होगा, बच्चा जब फिलोसॉफिकली बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होगा तो फिर फिजिकल रिसोर्स ना होने के बावजूद भी वो गलत राह पे नहीं जाए। There is new trend of teenage mentor catching up. What's your take on this? Very good question from Sajida. Teenage mentoring, it's actually a profession developed out of unavailability of parents and teachers in the school. When the student is not getting any help from his home, either from home, neither from his school, so he moves towards the mentorship from a professional help. अब प्रोफेशनल हेल्प में साइकोलॉजी में जितनी चीजें पढ़ी है, भारत के बच्चे उससे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो सारी के सारी हमारी वेस्ट की डेवलप्ड है। आप जानते हैं, we have only 3 minutes now. ओहो सॉरी। अब आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों का इहाता किया है उनकी एजुकेशन पॉलिसीज का, पर भारत की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर एजुकेशन अभी तक फ्री एंड कंपल्सरी रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका कमर्शियलाइजेशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया, हम जैसे सोशल वर्कर्स की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लान है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल्स का, पर कुछ ऐसे पॉइंट है जो पॉपुलेशन को नजरअंदाज करने की वजह से, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट की वजह से इस पॉलिसी में रह गए हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड पेरेंट्स बहुत जरूरी है, अगर वो होगा तभी हम बच्चों को सही मार्गदर्शन कर पाएंगे, सही गाइडेंस कर पाएंगे और मार्केट फोर्सेस से उनको बचा पाएंगे। अगर आपने मार्केट फोर्सेस में जो नीड डेवलप हो रही है बच्चों के लिए उससे बचाया, मोबाइल से बचाया, मोबाइल गेम से बचाया, न्यूडिटी और पोर्न साइट से बचाया, और बच्चों पर काम किया, मतलब बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर बचपन से काम किया, तो फिर इंशाल्लाह हम भारत में युवकों का एक उज्जवल भविष्य देख पाएंगे और हमारी जनरेशन को अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे। मुझे इतना ही इसमें कहना था। ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट है,
अगर आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग में पढ़ेंगे तो मैंने सारी चीजें कवर की है। कुछ चीजें बोलने से रह गई है वक्त की कमी की वजह से। अगर कभी कुछ लिख कर देना हुआ तो इंशाल्लाह इस पर मजीद रोशनी डाली जाएगी। मुझे इस अहम मौजू का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तालीम बोर्ड का कि उसने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपने विचार आप सबके सामने रख सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर काजिम। हम लोग आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मामूर अली साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को पेश करें। डॉक्टर मामूर अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज पहुंच रही है सभी को? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है डॉक्टर साहब। आपको प्रेजेंटेशन करना है डॉक्टर साहब? जी मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको पोस्ट बना देता हूँ तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी जी चलिए, जी जी आप प्रेजेंट कर सकते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मरकज़ी तालीमी बोर्ड का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपने जो तासुरात हैं NCF फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 और उसमें भी ख़ास करके मैथमेटिक्स एजुकेशन के ऊपर बात करनी है। तो अगर हम बात शुरू करें डॉक्टर साहब, लेकिन बात आपका हमें कोई स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। जी अच्छा, मैं शुरू कर रहा हूँ। मुझे लगा अभी आप वो कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं उसको। नहीं, ऊपर है। ठीक आप है, अपना वीडियो ऑन करेंगे तो वो दिखेगा। ओके ओके, ठीक है आपका वीडियो ठीक। ऑफ है जी। वीडियो में तो इशू है कुछ कैमरे में, इसलिए वीडियो नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा कीजिए। हाँ, आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, आ गया। हाँ, मैं अपना PPT शेयर कर रहा हूँ, जस्ट ओपन कर रहा हूँ, उससे फिर उस बात आगे शुरू करता हूँ। तो पहली चीज़ तो जो मेरा सबसे पहला इनिशियल ऑब्जर्वेशन है कि NCF 2005 जो आया था, उसमें जो हमारा एक पोजीशन पेपर था टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स को लेकर के, उसमें और ये हिस्सा है मैथमेटिक्स एजुकेशन का इस NCF में, उसमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती जुलती सी लगती हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में जो शुरू का हिस्सा है इस चैप्टर का, जिसमें गोल के बारे में बात की है कि व्हाट शुड बी द गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, तो उससे अगर मैं शुरू करता हूँ। ये हमारे कोई साथी जिनके पास से ये आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, 1 मिनट जस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये स्क्रीन फिर से दिख रही होगी। जी दिख रही है डॉक्टर साहब। जी जी। आप तो मैंने बात शुरू जी 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 ठीक है, चलिए। मैंने बात शुरू की थी यहाँ से कि हमने जो पिछले वाला NCF 2005 और NCF जो अभी आया है 2023 में, इसमें मैथमेटिक्स एजुकेशन को लेकर के अगर बात की जाए तो बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बड़ी अपील की कि इन्होंने जो हेडिंग ली है, जो चैप्टर का टाइटल लिया है, उसी से फोकस का डिफरेंस नज़र आता है। वहाँ पर जो टाइटल था वो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स करके था, और यहाँ पर मैथमेटिक्स एजुकेशन है। तो फोकस जो है वो एजुकेशन के ऊपर है, लर्निंग के ऊपर है, और ये एक अच्छी बात है जिसको इस टाइटल से लाने की कोशिश की गई है। दूसरी बात ये है कि जब हम बात शुरू करते हैं
सबसे पहले जो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, जिसमें गोल के बारे में कहा गया, तो वो गोल जो लिखा है वो वर्डिंग तो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसी से मिलती है जो एनसीएफ 2005 में बात कही गई थी कि मैथमेटिक्स एजुकेशन या टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का जो एम है, जो मकसद है, वो मैथमेटाइजेशन है, और उसको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया उसके बाद। तो वही चीज़ यहाँ भी नज़र आती है। मैंने उसका एक एग्जाम्पल के तौर पर वो सेंटेंस लिया है, अगर आप लोग उसको जब देखेंगे रेफरेंस के लिए, जिसमें ये कहा कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स पहले डिस्कस किए, जिसमें मैथमेटिक्स शुड बी एंजॉयबल, मैथमेटिक्स शुड बी क्रिएटिव, शुड बी लिंक्ड विद द लाइफ। तो वो सारी बातें जो हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर आनी चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे लाइफ के साथ जुड़ने चाहिए। उन सब चीज़ों को बताते हुए वही मकसद जाहिर किया गया है कि मैथमेटाइजेशन एक्चुअल में होना चाहिए। और 2 वर्ड और ऐड किए हैं इसमें, जो मुझे लगता है नीड भी थी आज की, क्योंकि अभी हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग और लॉजिकल कम्युनिकेशन की काफ़ी बातें कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे एकेडमिया में डिस्कशन का पार्ट भी हैं। तो उन दोनों को भी जगह दी है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड लॉजिकल कम्युनिकेशन। तो ये एक अच्छी चीज़ नज़र आती है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक बड़ा स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ये लगता है कि हमें इस पर रीथिंकिंग की ज़रूरत है, कि जो हमारे लोग हैं जो ड्राफ्ट को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं कि हमें इसको डिस्कस करना है, तो इस पर रीथिंकिंग होनी चाहिए। जिसमें ये कहा गया, ये सेक्शन 3.2 है, सेक्शन 3.2 है और लास्ट पैरा है, और लास्ट पैरा की 2 लाइनें हैं, जिसमें ये कहा गया कि वी शुड अलाउ फॉर मल्टीपल अप्रोचेस। टीचर के लिए बात कही जा रही है, सम ऑफ विच टीचर हरसेल्फ मे नॉट बी अवेयर ऑफ, एज दिस इज द नेचर ऑफ डिस्कवरी ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। यहाँ पर 2 बातें मुझे लगती हैं जिस पर बात करना जरूरी है, कि ये जो सेंटेंस है जिसमें ये कहा जा रहा है कि टीचर हरसेल्फ मे नॉट बी अवेयर ऑफ, इसका क्या सेंस निकलता है? क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचर को वो अप्रोचेस नहीं मालूम, यानी हम उसकी जो एजेंसी है, टीचर एज ए अथॉरिटी, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? दूसरे, नेचर ऑफ डिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं कि ये डिस्कवरी के अंदर ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को नहीं जानते या उसमें हम अवेयर नहीं होते। तो ये भी एक अपने आप में सवाल है कि क्या डिस्कवरी का मतलब वो चीज़ जानना है जिसका पहले से इल्म नहीं है? क्योंकि ये बच्चे के लिए हो सकता है ठीक हो, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। और हम ये भी कहते हैं कि वो डिस्कवरी एज ए टीचिंग लर्निंग मेथड, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम कोई नई चीज़ जो है बच्चे को समझा रहे हैं, उसको पहले से चीज़ें उसके सामने माहौल में हैं, लेकिन हम उसे कंसेप्ट से जोड़ करके देखते हैं। तो ये एक रीथिंकिंग की यहाँ पर ज़रूरत है कि ये किस पर्सपेक्टिव में, किस तरह से सोच करके ये जुमला कहा गया, ये बात कही गई कि हम उन मल्टीपल अप्रोचेस को अलाउ करेंगे या करना चाहिए टीचर को, जिनको टीचर खुद भी शायद उसके लिए अवेयर नहीं है, और उसको डिस्कवरी से जोड़ा गया है। और इसके लिए कोई एविडेंस भी, कोई रिसर्च, कोई सर्वे के क्या ये बातें हैं कि टीचर्स को अवेयरनेस नहीं है मल्टीपल अप्रोचेस की या कुछ अप्रोचेस की, इसके बारे में कोई एविडेंस या कोई सपोर्ट भी शामिल नहीं किया गया। और ये बात और भी जगह मिलेगी आप इसमें, कि बहुत सारे ऐसे क्लेम इस डॉक्यूमेंट में है जिसका कोई सपोर्ट, जिसका कोई एविडेंस साथ में नहीं दिया गया, वो सिर्फ ये मान लिया गया, ये अंडरस्टूड है। दूसरी चीज जो इससे आगे एक नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, की चैलेंजेस के अंदर बात की गई है, और उसमें कहा गया कि जो हमारा मवाद है या जो हमारी लर्निंग है और जो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की, वो हमें प्रेजेंट करनी चाहिए बच्चे की होम लैंग्वेज में, यानी द थिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड इन स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज व्हेनेवर पॉसिबल। और ये होम लैंग्वेज जो है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एनसीएफ 2005 से लेकर के आज तक बहुत सारे टीचर, इवन मैं भी उसमें शामिल कर सकता हूँ अपने आप को, कि ये बात अब तक क्लियर नहीं हुई कि होम लैंग्वेज है क्या, कौन सी लैंग्वेज है वो जिसको हम होम लैंग्वेज मानेंगे। खास करके मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली है या जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो
वहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, जबान बोली जाती है, किसी को कुछ बोलना है, कुछ आवाज शायद आ रही थी। अगर कोई, हाँ नहीं, वो म्यूट कर लिया अपने आप को डॉक्टर साहब, चलिए जी डॉक्टर साहब। जी, तो ये एक सवाल बड़ा है जो जिस पर हमें रीथिंकिंग की जरूरत है कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा होम लैंग्वेज किसको कहते हैं, क्या ये मदर टंग और होम लैंग्वेज एक ही चीज है, या फिर ये अगर हम ये कहते हैं कि होम लैंग्वेज का मतलब घर के जो अफराद हैं जिसमें मदर भी है, फादर भी है और भी दूसरे लोग शामिल हैं, उनकी लैंग्वेज, तो वो एक लैंग्वेज है या एक से ज्यादा लैंग्वेज है। अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज घर में बोली जा रही है तो फिर वो किस तरह से होम लैंग्वेज की शक्ल क्या होगी, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। दूसरी जो बात इसमें खास करके मैथ वेकेबलरी के बारे में कहा गया कि बच्चे को जो है वो जो वेकेबलरी है मैथमेटिक्स की वो होम लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाए। तो अगर हम होम लैंग्वेज की बात करते हैं और अपने हिंदुस्तान की जो हमारी सिचुएशन है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि 1700 से ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज और डायलेक्ट्स मिलाकर के हैं और 22 लैंग्वेज हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी यानी है कि हम होम लैंग्वेज में मैथ वोकैबुलरी प्रोवाइड कर पाएंगे, और या फिर उसका क्या मतलब होगा, होम लैंग्वेज वही लैंग्वेज होगी जो शेड्यूल में है या फिर कुछ भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे सवाल इस पर खड़े होते हैं जिस पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि होम लैंग्वेज का क्या सेंस है और किस तरह से हम इसको क्लासरूम में या स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो एरिया है वो लर्निंग स्टैंडर्ड इसमें डिस्कस हुए हैं, जिसमें हर एक स्टेज को लेकर के बात की गई। जैसे फाउंडेशनल स्टेज इसलिए इसमें नहीं है क्योंकि वो उसका करिकुलम अलग से बना है, तो प्रिपरेटरी स्टेज से शुरुआत की गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नया स्ट्रक्चर है करिकुलर का वो है 5+3+3+4, तो इसमें जो फर्स्ट है वो छोड़ दिया गया है, उस पर बात ज़्यादा नहीं की गई है, शुरुआत की है प्रिपरेटरी से। और इसमें एक और जो पॉइंट है वो यहाँ पर बड़ा समझने की चीज़ है कि पहले ही स्टार्टिंग में 4.1 में जहाँ पर एम्स की बात की गई है, उसी में पैरा 3 है जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लेम जो है या कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया है कि फाउंडेशनल स्टेज में हम फाउंडेशनल न्यूमरेसी को अटेन करने का मकसद बना के चलते हैं, और उसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग एंड एडिंग सब्ट्रैक्टिंग विद इंडियन न्यूमरल्स, यानी नंबर्स का जोड़ना घटाना और उसकी समझ जो है ये हमारा फोकस है फाउंडेशनल स्टेज में। और इसी तरह से प्रिपरेटरी स्टेज में हमारा फोकस होगा डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट जिसमें नंबर्स, बेसिक ऑपरेशंस और उसमें इंक्लूड किया गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि आगे चल करके जब हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो ये जो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर ये मैच नहीं कर रही हैं। आगे जो कंटेंट दिया है या जो करिकुलर गोल्स जो डिफाइन किए गए हैं उसमें और ये जो स्टेटमेंट्स हैं स्टेज वाइज उसमें मिसमैच नज़र आता है। हो सकता है मेरी समझ से बात जो है वो शायद डिफरेंट हो, अगर कोई और दूसरा भी इसको समझने की कोशिश करे तो शायद बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन मेरी समझ में ये बात आई है कि इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मैच नहीं कर रहे हैं। यानी जो हम यहाँ कह रहे हैं कि प्रिपरेटरी स्टेज में ये फोकस होना चाहिए, मिडिल में ये होना चाहिए और फाउंडेशनल में ये होना चाहिए, वो आगे चल कर के जब हम गोल्स देखते हैं या लर्निंग आउटकम्स देखते हैं या जो डिटेल देखते हैं उससे शायद मैच नहीं कर पाए। तो इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि इसको कैसे हम उस कोहेरेंस में देखें। इसी के जो है वो सीक्वेंस में जब हम करिकुलर गोल्स को पढ़ते हैं तो एक गोल है, ये गोल है करिकुलर गोल 5, और इसमें ये बात कही गई है कि जो हिस्ट्री है मैथमेटिक्स की उसमें काफ़ी लोगों के नाम भी इसमें लिखे हैं कि क्या क्या हम पढ़ाएंगे, किसको शामिल करेंगे, लेकिन उस सब के अलावा एक बड़ा पॉइंट है जिस पर समझने की ज़रूरत है कि जब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जैसे इंडियन सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स और उसमें यजुर्वेदा का रेफरेंस दे रहे हैं, बुद्धा का रेफरेंस दे रहे हैं
और जो दूसरे आर्यभट्ट का जो है रेफरेंस दे रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं एंड इट्स ट्रांसमिशन टू द वर्ल्ड ड्यू टू अल्खवारिज्मी एंड अल-किंदी एंड फिबोनाची। यानी इसमें ये इशारा करने की कोशिश की जा रही है कि जो अल-ख्वारिज़मी या जो दूसरे मैथमेटिशियंस हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो उससे पहले कंट्रीब्यूशंस जो इंडियन मैथमेटिशियंस के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उनको ट्रांसमिशन करने का कंट्रीब्यूशन है। तो ये यहाँ पर एक हिडन करिकुलम की तरह से मैं इसको देखता हूँ कि आप किसी चीज को अगर आपको कम वैल्यू देनी है तो उसको आप वाया करके यानी दूसरे तरह से लिख देते हैं, जिससे कि ये लगता है कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किसका है उसको फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है एंड इट्स ट्रांसमिशन टू द वर्ल्ड, इस पर फिर से रीथिंकिंग की जरूरत है कि इसका क्या सेंस है और क्यों ये रखा गया, किस पर्सपेक्टिव में इसको इस तरह की बात कही गई, उस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इसके बाद फिर इसी तरह से जब आगे चलेंगे तो जो दूसरे गोल्स हैं करिकुलर गोल्स, जैसे मिडिल स्टेज में करिकुलर गोल 8 एंड सेकेंडरी स्टेज में 7, ये थोड़ा रिपीटिशन लगता है कि ये सेम सी बात जो है दोनों जगह पर करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से जो है वो जब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो इनका हेडिंग है वो है रैशनले फॉर सिलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स, कि कंसेप्ट को कैसे सेलेक्ट करें और उसके लिए क्या रैशनले होना चाहिए, किस बेस पर हमें कंसेप्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो उसमें एक बहुत सारी बातें की गई हैं, मैं उन चीज़ों को रिपीट इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि मैं आई एम नॉट हियर फॉर टीचिंग दीज पॉइंट्स, कि मैं उनको इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि हम किन किन पॉइंट्स पर रीथिंकिंग कर सकते हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। अब अपने आप में ये सवाल है कौन से डिसिप्लिन को आप इंटेलेक्चुअल कहेंगे और किस डिसिप्लिन को आप इंटेलेक्चुअल नहीं कहेंगे और किस बेस पे कहेंगे। ये सवाल बड़ा है, क्योंकि किसी भी डिसिप्लिन को आप अगर ये कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल है तो उसका कोई बेस होना चाहिए, और क्यों हम कहना चाहते हैं उसका रीजन क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें इसमें नहीं कही गई, सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया कि मैथमेटिक्स का जो प्रिंसिपल है सिलेक्शन का कंटेंट का, उसमें एक पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, उसमें लिखा है कि व्हाट मैथमेटिकल आइडियाज आर एसेंशियल फॉर डेवलपिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स टू फर्दर परस्यू द इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। मतलब अगर आप आगे इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स का के आइडियाज को, जो जरूरी आइडियाज हैं उसके लिए, उसको आप सिलेक्शन में लेंगे। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन कौन सा है जिसको बच्चा परस्यू करना चाहेगा वो कहीं डिस्कस नहीं हुआ, और ऐसा क्यों कहा गया वो भी कोई रीजन नहीं दिया गया। इसके बाद फिर इसमें जो है वो कंटेंट सिलेक्शन की बात है कि कैसे कंटेंट सेलेक्ट करें। तो उसमें बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स रखे गए हैं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग पॉइंट्स भी दिए हैं। जैसे प्रिपरेटरी स्टेज के लिए कहा गया कि स्पेस फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट, कि लोकल कॉन्टेक्स्ट को जगह देनी चाहिए, यानी लोकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट को सिलेक्ट करना है। फिर जो हमारे क्लास के बाहर या स्कूल के बाहर जो कल्चर है, चाहे वो स्कूल में हो या स्कूल के बाहर हो, उसकी जो लर्निंग हो सकती है उसको भी हमें जगह देनी है कंटेंट में। ऐसे ही एक और बात यहाँ पर जो है जो गौर व फिक्र करने की जरूरत है वो है एनकरेज चाइल्ड टू थिंक इन ए सर्टेन वे एंड प्रोवाइड लॉजिकल आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट रीजनिंग। अब ये बात अगर आप वापस जाकर के रेफर करें जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी 4.1 पैरा 3, जिसमें वो स्टेज वाइज फोकस की बात है, उससे मैच नहीं करता है, क्योंकि प्रिपरेटरी स्टेज में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात है, रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग या आर्ग्यूमेंट्स के लॉजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं कही गई। वहां पर फोकस जो है लॉजिकल डेवलपमेंट का, लॉजिकल थिंकिंग या आर्ग्यूमेंट्स का, वो मिडिल स्टेज या सेकेंडरी स्टेज में बताया गया है। तो ये चीज यहाँ पर मिसमैच लगती है। इसी तरह से मिडिल स्टेज में एफ है, एफ पॉइंट पर है, वो भी रिलेवेंट नहीं लगता। इस तरह से मुझे जहां जहां ये लगता है कि ये चीज जो है वो रिलेवेंट नहीं है या मैच नहीं कर रहे, उसी को मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसके बाद फिर इसमें एक टीचर्स वॉइस, कई जगह पर टीचर्स वॉइस दिए हैं, ये एक नया फॉर्मेट है करिकुलम फ्रेमवर्क में। उसमें टीचिंग एड के बारे में बात की गई है कि टीचिंग एड के बारे में किसी टीचर ने क्या कहा, जबकि वो डिस्कशन जो चल रहा था वो है
कंटेंट सिलेक्शन का। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये पॉइंट जो है टीचिंग एड का वो यहाँ पर क्यों लिया गया, वो उसकी क्या ज़रूरत थी, तो वो उस जगह पर रिलेवेंट नहीं लगता है। इसी तरह से जो है मटेरियल और रिसोर्सेज के अंदर जो है वो मैथ स्पेस और कॉर्नर की बात कही गई, मैथ किट को इंट्रोड्यूस किया, ये अच्छी बात नज़र आती है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो मैथ कॉर्नर या मैथ स्पेस या मैथ लैब या मैथ किट्स, इन चीज़ों की यूज करने की जरूरत है जिससे बच्चे एंगेज हो सकें, लर्निंग को बेहतर बनाया जा सके। तो इस तरह की चीजों को जो है वो सजेस्ट करना या उसको इंट्रोड्यूस करना ये अच्छी बात है। इसके बाद फिर एक और जो है नेक्स्ट पॉइंट में एक वर्ड यूज किया है, पेडागोजिकल इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। जब हम पेडागोजिकल कहते हैं तो पेडागोजी के अंदर हम, पेडागोजी का मीनिंग ये होता है साइंस ऑफ या आर्ट ऑफ टीचिंग। फिर उसके बाद भी दूसरा वर्ड यूज करना इंस्ट्रक्शनल, जैसे पेडागोजिकल टीचिंग प्रैक्टिसेस, ये अजीब में एक अलग तरह का वर्ड मुझे पहली बार मुझे देखने को मिला। हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो जिसकी वजह से मैं नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मुझे ये लगा ये वर्ड क्यों यूज किया गया। इसमें दो जो वर्ड एक साथ मिले हैं, पेडागोजिकल इंस्ट्रक्शनल, तो ये नहीं होना चाहिए। या तो ये इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस होना चाहिए सिंपल, या फिर पेडागोजिकल कुछ हो सकता है वर्ड। ऐसे ही पेडागोजी के अंदर एक नया वर्ड यूज किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम अब तक मैथमेटिक्स में बात करते आए थे, लेकिन इस बार इसमें वर्ड यूज किया है प्रॉब्लम पोजिंग। और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है लर्निंग का, कि अगर बच्चे को हम इस लेवल तक ले जाएं जिसमें वो प्रॉब्लम को पोज करना सीख जाए और वो स्किल उसके अंदर आ जाए, तो ये अच्छी बात होगी। और ये एक नई पहल है तो जिसके लिए हमें वेलकम करना चाहिए। इट इज गुड स्टेप। उसके बाद फिर आगे चल करके हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस डिस्कस की हैं और टीचिंग मेथड्स को डिस्कस किया। अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ देखें, जो नेक्स्ट वाले स्लाइड में है, आप इसको रेफर करेंगे जब देखेंगे, तो कुल मिला के दोनों में बहुत सारी चीजें सेम लगती हैं। जैसे प्लेवे मेथड या जो है डिस्कशन मेथड, डिस्कवरी लर्निंग मेथड, वो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस में भी कहीं ना कहीं डिस्कशन में है, और वही चीज जो है टीचिंग मेथड्स के अंदर भी नजर आती है। तो पहली बात तो ये है कि इन दोनों को अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज जो है वो हम डिस्कस कर सकते थे। टीचिंग मेथड्स को अगर हम बात कर रहे थे तो टीचिंग मेथड काफी था, उसमें इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को डालने की जरूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि दोनों चीजें एक ही एस्पेक्ट के हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आज की डेट में जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म या जो है वो लर्निंग प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं, टीचिंग पर फोकस कर रहे हैं, तो आज भी अगर हम इंस्ट्रक्शनल या इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करते हैं, फोकस देते हैं, तो उसमें अपने आप एक सवाल है, रीथिंकिंग की जरूरत है कि क्या हम वापस इंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं या हम टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। हाँ ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, 2-3 मिनट ही काफी है। उसके बाद फिर एक और टेबल इसमें दी है जिस पर फिर से एक सवाल उठता है कि ये किस बेस पर हमने सजेस्ट किया कि वे प्लेवे मेथड को इस स्टेज में यूज करना चाहिए या मिडिल स्टेज में यूज करना चाहिए, या जैसे क्या इसके पीछे कोई रिसर्च हुई है, क्या पीछे कोई सर्वे या कोई एविडेंसेस हैं। ऐसा कोई भी डिस्कशन इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली सजेस्ट कर दिया गया है कि इस स्टेज में ये मेथड यूज करना चाहिए या कर सकते हैं। सजेस्टिव लिखा है, लेकिन उसके बाद भी एक सवाल ये बनता है कि क्या इसका कोई बेस है, क्या कोई रिसर्च हुई है, कोई सर्वे हुआ है, कोई एविडेंसेस हैं जिसके बेस पर हम ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज नजारत है, वो चीज नहीं है इसमें। ऐसे ही लर्निंग डिफिकल्टीज को लेकर के भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं मिली कि किस तरह की लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चे को हो सकती है, खास करके मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव में। उसका बहुत ज्यादा क्लियर डिस्कशन इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, जो कि होना चाहिए था अगर लर्निंग डिफिकल्टीज को यहाँ पर डिस्कस किया है तो। इसके अलावा जो असेसमेंट को लेकर के है, उसमें भी एक चीज ये है कि यहाँ पर वापस वो असेसमेंट में भी उस बात को फोकस किया कि हम बच्चे को प्रिपरेटरी स्टेज में फोकस करेंगे कि बच्चा आर्टिकुलेट कर सके अपने रीजंस को, जो रीजन देता है। और एक बात और है, बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है, इन ए सर्टेन वे। जब हम ये कहते हैं कि थिंक इन ए सर्टेन वे, तो वो फिर हमारा जो दूसरा बड़ा एस्पेक्ट या एम होता है कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए एंड टीचर शुड यूज क्रिटिकल पेडागोजी। उसके साथ अगर जोड़ करके आप इसको देखेंगे, उसकी लाइट में देखेंगे, तो एक सवाल बनेगा कि व्हाई सर्टेन वे, व्हाई वी शुड थिंक ओनली इन द वन वे। तो ये चीजें हमें सोच
सोचने की जरूरत है, रीथिंकिंग की जरूरत है कि इस तरह का एस्पेक्ट, इस तरह का जो है वो स्टेटमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, लास्ट बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ ये बात कह करके कि मेरा अपना जो एक सोच है इस डॉक्यूमेंट को लेकर के, वो ये है कि करिकुलम फ्रेमवर्क में करिकुलर गोल्स, लर्निंग आउटकम्स, कंटेंट का डिटेल, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें बाद में तय होती हैं और उसकी लाइट में तय होती हैं। अगर हमने पहले लर्निंग आउटकम तय कर लिए हैं और उनको यहाँ लिख दिया है, इसका मतलब है हमारा स्कोप खत्म हो गया आगे, कि हम अब इस डॉक्यूमेंट की लाइट में कुछ कंटेंट या कुछ लर्निंग आउटकम्स को तय कर सकते हैं। क्योंकि लर्निंग आउटकम अगर पहले जो हमने देखा है, शायद मैंने इसको टाइम नहीं मिला मुझे वो मैच करने का, कि जो एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम्स तैयार किए थे, डॉक्यूमेंट तैयार किए थे, क्या वही लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर उसी तरह से डिस्कस हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को लिया है, या कुछ और हैं, नए बनाए हैं। लेकिन अगर नए भी बनाए तब भी किसी भी करिकुलर डॉक्यूमेंट को आप उठा के देखेंगे, उस दिन जावेद साहब भी आपको ये बता रहे थे कि पिछले जितने भी करिकुलम फ्रेमवर्क आए हैं उनका जो साइज है वो किसी का 60 पेज का है, किसी का 80 पेज का है, किसी का 100, किसी का 120, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये 620 आई थिंक 600 से ज्यादा पेजेस इसमें हैं। वो इसी वजह से हैं कि हमने हर चीज को इसमें शामिल करने की कोशिश की है, इसकी जरूरत शायद नहीं थी। तो ये एक सवाल है, एक चीज है सोचने की कि क्या करिकुलर फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो इस डॉक्यूमेंट में रखी गई हैं। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे वक्त देने का और मौका देने का। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब ब्रदर सदाकत मुल्ला जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर ये खिदमत देते हैं, मैं ब्रदर सदाकत से गुजारिश करूंगा कि वो अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खान साहब। आपको प्रेजेंटेशन करना है सदाकत साहब? जी, ओरल प्रेजेंटेशन कर जी रहे हैं। जी, अच्छा ओरल जी प्रेजेंटेशन, जी जी। ओके गो अहेड। तो आप मुझे 5 मिनट पहले याद दहानी हाँ कर दूंगा करिएगा। जी ओके, ओके ठीक है। ठीक है, तो मेरा नाम सदाकत मुल्ला है। मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में रिसर्च और टीचिंग करता हूँ, और मेरा एरिया ऑफ वर्क एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। और मुझे कहा गया है कि मैं आईसीटी का जो चैप्टर 3 पार्ट सी में है उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग को शेयर करूं एनसीएफ को लेकर। पार्ट सी में ये तकरीबन 17 पेज का पेजेस पर मुश्तमिल ये चैप्टर 3 है, जिसका उन्वान है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसको पार्ट सी जो क्रॉस कटिंग थीम्स है उसके तहत शामिल किया गया है। इससे पहले पहले का जो एनसीएफ था, अगर हम थोड़ा सा उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अर्ज होती है कि प्रेजेंट जो है वो पिछला था उसके मुकाबले में कैसा है। तो एनसीएफ 2005 में हम देख सकते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की इस्तेलाह को इस्तेमाल किया गया था, और उसे 2 सेक्शंस के तहत उस पर बात हुई थी। एक सेक्शन था स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, और एक सेक्शन था सिस्टमिक रिफॉर्म्स। जबकि जो इस बार का प्री ड्राफ्ट जो एनसीएफ है उसमें सारी चीज़ों को एक चैप्टर के तहत बयान किया गया है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उसको लिवरेज करने पर मुख्तलिफ चैप्टर्स में अलग अलग उन्वानात के तहत इसमें बात हुई है। और फिर हम देख सकते हैं कि एनसीएफ की जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन है या सजेशन या प्रोफरमेंट है वो एनईपी की लाइन पर ही है। in terms of policy recognizing the importance and role of technology in education, I think NEP
वो पहली पॉलिसी है जिसने इतना सब्सटैंशियली इसको रिकॉग्नाइज किया है और एम्फेसाइज किया है एक तरह से। वरना इससे पहले 86 की पॉलिसी में हम देखते हैं कि बहुत ही सरसरी सा इसका तस्करा था, लेकिन उसके बावजूद 2005 के एनसीएफ में टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी अच्छी खासी बहस हुई थी। और एनसीएफ 2005 में के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान एक अच्छा खासा 40 से ज़्यादा पेजेस का पोजीशन पेपर भी है, जो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी इसका मुताला करें। मैं उसको एज ए रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर आई नो कि मैं थोड़ा सा खलत मलत भी कर रहा हूँ चीज़ों को 2005 और इसके दरमियान, क्योंकि मेरे ख्याल से हमें चीज़ों के कंटिन्यूटी को या लैक ऑफ कंटिन्यूटी को भी सामने रखना चाहिए। तो वो एक अच्छा एक ब्रॉड बेस्ड डॉक्यूमेंट था एनसीएफ का पोजीशन पेपर। जैसे कि हम जानते हैं कि उसके तकरीबन पोजीशन पेपर्स अपनी नोयत के अहम डॉक्यूमेंट्स रहे हैं और अभी भी एकेडमिया में काफ़ी मोतबर माने जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूँगा, फिर कुछ गैप्स जो मैंने फील किए हैं उसको रखने की कोशिश करूँगा, और फिर जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन गाइडलाइंस के तहत, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। ये कि टेक्नोलॉजी को लेकर एक ब्रॉड बेस्ड अप्रोच अपनाया गया है मेरे ख्याल से। काफ़ी सब्सटैंशियल रिकॉग्निशन और इम्पोर्टेंस है, लेकिन ओवरऑल जो अप्रोच अडॉप्ट करने की बात कही गई है वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल वे ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी है। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कॉशनरी अप्रोच को अडॉप्ट करने की भी बात कही गई है। जैसे मैं थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ कि the centrality of the presence of a motivated and capable teacher in every classroom in achieving educational goals needs continued emphasis। ये ICT वाले चैप्टर के शुरू में लिखा गया है कि any imagination of the use of technology in schools that is contradictory to this central principle needs to be abandoned at the earliest। I think ये अहम है कि इसमें तज़कीर की गई है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे देखें, और जो ज़माने के तग़य्युरात हैं और हेडलाइंस और जो स्पार्क्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्वीपिंग क्लेम्स एंड रिमार्क्स टेक्नोलॉजी को लेकर हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कॉशन किया गया है। फिर जो मुख्तलिफ हेड्स के तहत इसमें बात हुई है वो है एक्सेस को लेकर। इसमें बात है कि कैसे टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज का एक्सेस को बढ़ाया जा सकता है, और कैसे एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करने, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी एक्सेस को डेमोक्रेटाइज कर सकता है और कंटेंट क्रिएशन को डेमोक्रेटाइज कर सकता है और एक्सेस को एक्सपैंड कर सकता है। फिर उसमें इंटरेक्टिव कंटेंट और ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल बुक्स वगैरह के बारे में भी कि हेडिंग के तहत काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट आउट की गई हैं। प्रीवियस एनसीएफ और इस एनसीएफ में एक जो डिफरेंस मुझे दिखता है स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेकर, कि इसमें बहुत सारे बुलेट पॉइंटेड सजेशंस दिए गए हैं, जबकि एनसीएफ 2005 में थोड़ी सी मबसूत गुफ्तगू की गई थी। फिर उसके बाद कुछ केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स के जरिए से गाइडलाइंस दिए गए थे। एक और जो काबिल क़दर बात कही जा सकती है वो है कि इसमें एक सेक्शन है 3.4 जिसमें प्रिंसिपल्स फॉर यूज ऑफ आईसीटी एंड स्कूल एजुकेशन के तहत दिया गया है, जिसमें एक
पॉपुलर फ्रेमवर्क जिसे समर फ्रेमवर्क कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ऑगमेंटेशन, मॉडिफिकेशन एंड रीडेफिनेशन के तहत टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बारे में कहा गया है। फिर जो उस इनिशियल कॉशनरी नोट के साथ जो प्रिकॉशंस हमें अपने सामने रखने हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आईसीटी को लेकर, उस पर भी थोड़ी सी बात है। जैसे यूनिसेफ का जो चिल्ड्रंस डिजिटल राइट्स है उसका तस्करा है, यूएन की जो प्राइवेसी और डिजिटल राइट्स के बारे में जो कन्वेंशंस हैं उस पर उसका भी तस्करा है। और फिर एक और अच्छी बात जो दिखी इसमें कि कमर्शियलाइजेशन को एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई किया गया है और उससे बचने की बात कही गई है। इस पर कोई सोल्यूशन या रोड मैप या फिर कोई स्पेसिफिक पॉलिसी अडॉप्ट करने से पूरी तरह से बचा गया है। जैसे explicitly mention है कि in recent years rampant commercialization of educational content has regulated in very predatory practices of commercial interest. I think these are strong words and it's good to see the recognition. तो ये एक मेरे ख्याल से इसका लब्बे लुबाब है। कई सारी चीजों को टच करने की कोशिश की गई है और कई सारी अच्छी साउंडिंग गुड साउंडिंग टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन चूंकि हम बात करेंगे तो हमें टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट और रीडिंग बिटवीन द लाइन की भी कोशिश करनी चाहिए। तो गैप्स क्या हैं जो मुझे लगता है वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की इस्तिलाह थी मेरे ख्याल से, जिसे NCF 2005 में इस्तेमाल किया गया था, और अब भी जैसे हम लोग हमारे सेंटर पर टिस्क के अंदर हम अपने डेफिनेशन में हम समझते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की इस्तिलाह ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड है, ज़्यादा इंक्लूसिव है एज अगेंस्ट आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो वो एक ज़माना था जब आईसीटी का इंटीग्रेशन की बात की जाती थी, लेकिन अभी ज़माना आगे बढ़ा है। तो लेकिन उसके बावजूद मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों आईसीटी का ही टर्म इसमें इस्तेमाल किया गया है, जबकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज मच बियॉन्ड आईसीटी। तो वो एक तरह की लिमिटिंग एंड रिडक्टिव टर्मिनोलॉजी है जिसे कंसिस्टेंटली इस्तेमाल किया गया है। फिर एक और जो बहुत ही रिडक्टिव अप्रोच वो लगा, वो स्टूडेंट्स का टेक्नोलॉजी के साथ एंगेजमेंट का विजन। जैसे पेज 511 पर लिखा गया है कि more than students, it is for teachers. For the teachers, the use of ICT becomes significantly enabling and empowering. Why not for students? I don't know. जबकि रिसर्च और हमारे अपने जो ongoing experiments हैं, इसमें हम देखते हैं कि it can be very powerful, empowering and enabling for students also, right? तो जो सजेशंस हैं स्टूडेंट्स को एंगेज करने के टेक्नोलॉजी को लेकर, वो बहुत ही रिडक्टिव और इंस्ट्रूमेंटल और लिमिटिंग हैं, जबकि अबंडेंट लिटरेचर और एक्सपेरिमेंट्स इन गाइडलाइंस से हटकर एक तरह की निहज प्रोवाइड करते हैं। और इवन डिजिटल कंटेंट को लेकर बहुत ही लिमिटेड विजन का मुजाहिरा किया गया है। जैसे ICT has made it possible for content to be created and presented in various forms: videos, audio clippings, graphic simulations, animated presentations. All these forms of content can now be easily created by motivated and capable teacher with the use of simple tools. I think ये 1980 का स्टांस हो सकता है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की अफोर्डेंसेस और टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेस के जो फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स हैं तो बहुत ही वाइडन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वीडियो
और ऑडियो का जो फिक्सेशन है, इससे एनसीएफ ये नया वाला एनसीएफ निकल नहीं पाया है, जबकि एनसीएफ 2005 में काफी ब्रॉड बेस्ड गुफ्तगू हुई थी। एक काफी प्रॉब्लमैटिक सुधाकर साहब, आपके लास्ट 5 मिनट्स। बिल्कुल ठीक है। एक प्रॉब्लमैटिक इंस्टेंस जो मुझे इसमें दिखा वो ये है कि एक सरसरी सा, एक तरफ तो ये बहुत ही रिडक्टिव सा बात है कि बस वीडियोस, ऑडियोज, क्लिपिंग्स वगैरह तक सीमित रखा गया है डिस्कशन और रिसोर्सेस को, और फिर एक सडनली एक और पॉइंट लाया गया है कि जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स टू क्रिएट कंटेंट दैट इज लोकलाइज्ड टू देयर कॉन्टेक्स्ट and specific to their immediate pedagogical needs. ऐसा लगा कि चैट जीपीटी का कोई वर्जन उसी मौके पर वो लॉन्च हुआ था और उन्होंने सोचा कि यार हमारे डॉक्यूमेंट को अपडेटेड लगना चाहिए, तो कहाँ फिट करते हैं एक बुलेट पॉइंट, तो बुलेट पॉइंट डाल दिया गया, ऐसा नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब लास्ट में पॉसिबिलिटीज क्या हैं? पॉसिबिलिटीज तो मेरे ख्याल से बहुत हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में इतना सारा लीवे रखा गया है, इतनी सारी चीज़ों को मुबहिम रखा गया है। तो वन वे टू लुक एट इज के ये कैसा डॉक्यूमेंट है कि जो इतनी सारी चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करता है। लेकिन एक और नजरिया जो देखने का ये हो सकता है कि यार अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें मुबहिम हैं तो चलो हम डिफाइन करते हैं, दैट्स अ लीवे दैट वी कैन एक्सरसाइज आवरसेल्व्स। बिल्कुल इसमें खदशा इस बात का रहेगा कि ये लीवे यूटिलाइज करने की पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी हर एक को रहेगी, वेस्टेड इंटरेस्ट को भी और गुड इंटेंशनड इंटरेस्ट को भी। अगर हम समझते हैं कि हम अच्छे इंटेंशन वाले हैं तो फिर हमें इस लीवे को इस्तेमाल करने का मौका उठाना चाहिए। लेकिन अगर सजेशन अगर सीरियस हैं, मुझे पता नहीं कि कितनी सीरियस है सिस्टम सजेशंस को लेने के लिए, तो हमें इस पर और भी सजेशंस दिए जा सकते हैं लिखकर कि इसमें टेक्नोलॉजी को कैसे और इंक्लूसिव वे में और फ्यूचरिस्टिक वे में हम देख सकते हैं। आखिर में मैं चलते चलते सीमूर पैपर्ट की किताब के 1980 में उन्होंने अपनी किताब में लिखा था माइंडस्टॉर्म्स में कि हम कैसे इमेजिन करें कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाने के लिए। और मुझे लगता है कि 42 साल के बाद भी हमें उन आइडियाज को अभी तक समझने में दिक्कत हो रही है। जैसे सीमूर कहते हैं कि आई बिलीव दैट द कंप्यूटर presence will enable us to so modify the learning environment outside the classrooms that much, if not all, the knowledge schools presently try to teach with such pain and expense and such limited success will be learned as the child learns to talk painlessly, successfully, and without organized instruction. तो एक अलग कॉन्सेप्शन हमें चाहिए है बियॉन्ड द रिडक्टिव अप्रोच एंड इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच। तो फिर सीमूर हमें ये भी कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को और कंप्यूटर्स को माय इंटरेस्ट इन दिस प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू थिंक विथ, वो कंप्यूटर्स को और टेक्नोलॉजी को एक ऑब्जेक्ट टू थिंक विथ की तरह देखते हैं, in which there is an intersection of cultural presence, embedded knowledge, and possibility for personal identification. तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हमें अपने घेरे में ले चुकी है और हमारी जिंदगियों में आ चुकी है, उसको एड्रेस करने के लिए हम इतने इंस्ट्रूमेंटल वे में टेक्नोलॉजी को अप्रोच नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है पॉसिबिलिटीज की दुनिया बहुत बड़ी है, इम्कानात, और डिजिटल लिटरेसी और उस तरह के और जो इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस हो सकते थे, उसको मेरे ख्याल से इस एनसीएफ ने मिस कर दिया है। बट
फिर ये भी ख्याल आता है मुझे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो कुछ निहज तय करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। जैसे 86 की पॉलिसी में टेक्नोलॉजी का तस्करा नहीं के बराबर था, लेकिन उसी से निकली हुई एनसीएफ 2005 ने टेक्नोलॉजी को बहुत हद तक रिकॉग्नाइज किया और काफी इगैलिटेरियन उसको अप्रोच भी किया है। तो इसी तरह से आई थिंक शुड टेक दिस डॉक्यूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट। और फिर फाइनल ये कि करिकुलम जैसे कि इसमें बताया गया है कि वो काफी एक ब्रॉड इस्तेलाह है, वो एक इकोसिस्टम वाली इस्तेलाह है, सीखने सिखाने के पूरे इकोसिस्टम को कवर करती है। तो हमें टेक्नोलॉजी का जो मैदान है आईसीटी के इंटीग्रेशन का, ये हमारे लिए एक अच्छा मौके का ये भी सबब है कि एक तरफ तो टेक्स्ट बुक क्रिएशन वगैरह वगैरह है जिसमें हम डायरेक्टली बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, वो सिस्टम है जो क्रिएट करता है हज़फ और इजाफा वगैरह वगैरह, और उस पर हमें काम करना चाहिए कि ये चैप्टर निकला है, ये कॉन्सेप्ट आया है, इसमें ऐसा कहा गया है। लेकिन ये जो मौका हमें करिकुलम इकोसिस्टम देता है टेक्नोलॉजी एनेबल टीचिंग रिसोर्सेज, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्रिएट करने का और टीचिंग एड्स क्रिएट करने का, हम इस पर काम करें ताकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टेक्स्ट बुक्स हम ऐसी बहुत सारे आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को इन रिसोर्सेस के थ्रू हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ला सकते हैं, टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ वर्क है जिसे मरकजी तालीमी बोर्ड ने एक्चुअली एक्सप्लिसिटली लिया हुआ है, लेकिन इस पर शायद कई वजूहात की वजह से काम नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले दिनों में इस पर तवज्जो दी जाए और इस सिलसिले में काम किया जाए तो इंशाल्लाह अच्छे आउटकम्स आ सकते हैं मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 19 मिनट 17 सेकेंड लिए हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रदर रोशन सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इससे एसोसिएटेड है। ब्रदर रोशन से गुजारिश है कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को पेश करेंगे और उसके बाद फिर हम एम शारिक साहब की ऑब्जर्वेशंस को सुनेंगे इंशाल्लाह। रोशन साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कोई प्रेजेंटेशन करना है रोशन साहब? जी प्रेजेंटेशन कर मैं आपको कोर्स बना देता हूँ, यू कैन प्रेजेंट द थिंग्स। जी यस। जी डॉक्टर साहब, आपके पास 15 मिनट है क्योंकि हमको 9:30 तक इसको कंक्लूड करना है। ओके इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। जी शुरू कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रोशन मुहिद्दीन है, सेंटर फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग का डायरेक्टर हूँ, एसएओ से रिलेटेड है। तो मुझे दिया गया टॉपिक था क्रॉस कटिंग थीम्स, एनवायरनमेंट की रिव्यू एनसीएफ 2023 का। तो मैं इसको 4 तरीके से डिवाइड किया था। एक इसका प्रोस बात करेंगे, पहले क्या प्रोस है इसके रिलेटेड, उसके बाद इसके कॉन्स बात करेंगे, एनवायरनमेंट जो भी क्रॉस कटिंग थीम्स में एनसीएफ दिया था उसके तहत प्रीवियस एनसीएफ करिकुलम से रिलेट करते हुए डिफरेंस देखेंगे। और चौथी चीज जो अब डेवलप्ड नेशंस जो भी है, फिनलैंड, यूएन, यूएस, यूके, इन लोगों के करिकुलम से कंपैरिजन होगा। लास्ट में इंशाल्लाह मैं रिकमेंडेशंस रखूंगा। तो जो प्रोस बात करी थी, एक्चुअली एनवायरनमेंट के रिलेटेड इस बार फुल फ्लेड्ज्ड बात की गई थी एनसीएफ में, ताकि अक्रॉस ऑल स्कूल स्टेजेस में एक होलिस्टिक कंटिन्यूअस अप्रोच होना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट के बारे में प्री एजुकेशन से लेके पोस्ट एजुकेशन तक अच्छी खासा नॉलेज और इनोवेटिव सोच रखने की एनसीएफ बात की गई थी। उसके साथ साथ एक पॉजिटिव रिगार्ड एनवायरनमेंट के तहत रखने की कोशिश की गई थी, जैसा केयरिंग फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड फाइंडिंग जॉय इन एंगेजिंग विद नेचर फ्रॉम यंग एज। सो प्री एजुकेशन में जो करिकुलम था प्री एजुकेशन का, तो उसमें लाइक एनसीएफ इंसिस्टेड from young age they have to instill values of environmental stewardship, which we used to say like to develop environmental stewardship in Islam perspective,
for a better approach of the society. So same thing NCF was saying, like to develop an environmental stewardship even from a small age, so that it will help in developing a positive regard for the environment. And it also well spoken regarding integration of environmental education into different curricular areas, irrespective of science, social. It had outspoken about complete into different curricular areas and receive a well-rounded education to avoid a fragmented view of environment. As well as regarding, if we speak about pedagogical processes, NCF has said that it helps students to develop a deeper understanding of the environment because they want to become environmentally literate. And till pre-education and 3+3, 5+3+3, which we used to say, like after 5+3, when we talk about 9th, 10th and intermediate +1, +2 education. So it has spoken about environmental education should be a separate curricular area in the secondary stage, which allows students to independently deepen their environmental knowledge. And they should have the ability to access the issues and analyze the causes and advocate actions for certain environmental phenomena. So these are the very well said versions of the environment, which is required, and what we speak through Islamic perspective regarding developing environmental stewardship as a responsibility to taking care of the surrounding environments. So this is what NCF also, its version also in developing environmental stewardship to students. But so if we and from school education to +2 education, completely becoming environment as an integral part of the curriculum, as well as they should have the capability in dealing the issues, and they should analyze the causes and advocate actions. This is a well said thing by NCF in its curriculum regarding environment. So if we talk about the cons, the other side of the coin, the NCF does not provide the specific guidelines for how environmental education should be implemented in schools. It had well spoken, this should be done and that should be done. But how the thing should be done, there was no guidelines regarding that, which may lead to variation in the quality as well as effectiveness of education across different schools. Because the approach they will take in different schools will be very different, and the implementation is doubtful in this regard. And the second thing is the emphasis on integrating environmental education into different curricular areas make difficult for teachers to effectively teach environmental concepts without proper training or resources. Again, this will be a challenging thing for the teachers, how they will adopt such curricular areas to emphasize on making integrating part of environmental education in different aspects. And it does not provide specific recommendations how schools can incorporate outdoor learning and nature-based experiences into their curriculum. So regarding environment, it has taught that in 5+ till 5+3, it has to integrate and incorporate it outdoor learning and nature-based experiences. But it has not given any specific recommendations how it should be done, because schools may vary, and again, it will create a lapse how it going to implement. So if we compare with other countries, US, if we see the US curriculum, where next generation science standards, which include a strong emphasis on environmental science and sustainability, there they adopt the system of incorporating engineering practices and cross-cutting concepts to provide a holistic approach to science education. So they are focusing mainly on science education as a holistic approach to develop environment as a cross-cutting concept. Whereas in UK, if we speak about UK and its national curriculum, they had made environmental education as a part of science, geography, and citizenship education, so that it can emphasize the curriculum in developing responsible citizens who are aware, as well as they have the responsibility to impact on the environment. And which we speak Finland, which has the better education skills and better educational curriculum. It has developed a comprehensive approach that integrates into different subjects across all school stages, which we had adopted in NCF 2023, like US and Finland. This system we had adopted in India this time, because this curriculum is emphasizing the importance of exponential learning and development of critical thinking skill. So how we can develop the critical thinking skill in solving the issues and assessing the conditions of the environment which is happening in and around the world.
So if we talk about Australia, their curriculum focuses on learning and indigenous culture and perspectives and their relationship with the environment. As we see, Indian NCF is also talking about this, getting indigenous cultures and perspectives in relation with the environment to study the diversity of the environment. But again, it is a drawback. If we go to indigenous cultures, again, it is going through Vedic cultures to develop and enhance the relation with environment. Again, this is if we talk regarding this curriculum, again, it is like it's a clear curriculum and agenda to emphasize towards Vedic cultures, what different speakers before me had talked about in different versions. Like it is again a full-fledged thing, taking different curriculums of different countries and making it a mix and giving us as a whole. So if we talk about previous NCF, it is a better in comparison with previous NCF. NCF 2023 is emphasizing better in environment education because it is full-fledgedly, it want to integrate into all subjects irrespective of science. Before NCF 2007 or 2005, which it talks about, environmental education should be a part of science education, whereas current framework integrates it into multiple curricular areas. So coming to the recommendation, the recommendations ours should be NCF is good. Again, few things we have to recommend to the government, such as to provide more specific guidelines and resources for schools to effectively implement environmental education across different school stages. Other than that, we have to government has to offer professional developmental opportunities for teachers to effectively integrate environmental education into different curricular areas. So proper training and professional opportunity should be given teachers, again, because it will be a challenging for them how they are going to incorporate environmental education into different curricular areas. And we should recommend that there should be a collaboration between schools, local communities, and environmental organizations so that it will help them to enhance environmental education and provide students with opportunities for real-world environmental action, as well as it helps them to for the effective implementation of the environmental education in the schools, as well as for students, it will give an opportunity to learn the real things which is happening and what is NCF talking about critical thinking and analysis that will happen in real when we'll collaborate with environmental organizations, what they are doing, that will give a full-fledged idea to the students, and it will help us help what NCF is talking about to develop a critical knowledge and skill and a problem solving solution to the students. Through this only we can achieve that. And one more which I haven't noted in this, talking about traditional as well as Vedic culture in relation with the environment to develop deeper sense as well as diversity, which is NCF is talking about. This is again a utter nonsense. In particular, going through particular culture when you are talking about diversity, again, it should not be done. When you are talking about diversity, it should be proper diversity to study. As previous speaker said, the proper diversity should be done when you are not focused on a particular community and towards particular tradition. So these are the things which I want to discuss in regarding with environment, as because the other things which had given there in NCF regarding environment, it has given already. So I want to emphasize only the pros, cons, as well as comparison with other countries and previous NCF and recommendations. Jazakallahu khair. शुक्रिया डॉक्टर रोशन साहब। अब हम लोग अपने लास्ट प्रेजेंटर जनाब एम शारिक साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को पेश करें। एम शारिक साहब जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चलती है उसके प्रिंसिपल हैं। मैं शारिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को पेश करें। शारिक साहब, आप कोई प्रेजेंटेशन करेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंटेशन तो नहीं करूंगा मैं। अच्छी बात, ठीक, आप प्रेजेंट कीजिए। अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आई कैन जस्ट शेयर मैं माय। आपको पोस्ट बना देता हूं, इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू डू। नहीं, इट्स ओके, फाइन, आई विल जस्ट गिव इन ब्रीफ। टाइम भी काफी हो रहा है। जी जी जी। तो I have to deal with part D, chapter 1 and 2, school culture or school process.
और स्कूल कल्चर पे ये जो चैप्टर है ये 15 पेजेस का चैप्टर है और स्कूल प्रोसेस पे भी लगभग 16 पेजेस का ये चैप्टर है. So around 32 pages, 31, 32 pages are there for school culture and school process. But I find that many of the things given in this काफी मतलब interlinked भी हैं, overlapping भी है. जैसा कि पिछले हमारे स्पीकर्स ने बताया कि कितनी ज़्यादा इसको डिटेल में जाकर एक्सप्लेन किया गया है, तो इट अपीयर्स टू बी ए वेल क्यूरेटेड सेक्शन डी. इस तरह से इसको क्यूरेट किया गया है कि जैसे टीआरपी का एक रुझान होता है कि उसमें सभी का जो है वो टीआरपी ऊपर जाना चाहिए, तो उस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है चैप्टर को. और स्कूल कल्चर के जो डिफाइन किया गया है कि स्कूल कल्चर एज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के लिए, और कल्चर जो है वो समझा जाता है वैल्यूज की बेस पर, नॉर्म्स और बिलीफ की बेस पर समझा जाता है. और स्कूल कल्चर के इसमें 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफाइन किए गए हैं उन्हीं को इलेबोरेट किया गया है आगे. तो उसमें थोड़ा सा जो है कुछ कंट्रोवर्शियल पार्ट भी इलेबोरेट हो सकता है, क्योंकि जहाँ इंडियन रूटेडनेस की बात है या इसमें जो है जब 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके डिफाइन किए हैं कि रिलेशनशिप नंबर 1 पर, और नंबर 2 का है सिंबल्स, और नंबर 3 अरेंजमेंट एंड प्रैक्टिसेस. So these are 3 constituents mentioned as the part or constituents of school culture in the document. तो स्कूल कल्चर में जब रिलेशनशिप या सिंबल्स की बात करते हैं और अरेंजमेंट और प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, उसको काफ़ी एलेबोरेट वे में इसको यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया गया है. लेकिन उससे पहले जब सिंबल्स में हम जाएं और उसके जो कंट्रोवर्शियल या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि इंडियन रूटेडनेस में एक मेजोरिटेरियन व्यू पॉइंट लेके उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है सिंबल्स. तो मेजोरिटेरियन वे में जब जाते हैं तो एक जो क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन कहीं ना कहीं निगलेक्ट होती है, जबकि जो इसका एक सेक्शन है चैप्टर का वो इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा है. और इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं. सबसे पहली जो चीज़ बताई जा रही है दैट इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्कूल कल्चर is inclusiveness. Inclusiveness and no discrimination based on gender, caste, religion, and other such factors. And inclusion is also to be ensured through selection of content, pedagogy, assessment practice to ensure inclusion. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इनेबलिंग एनवायरनमेंट की इंक्लूजन यहाँ दिया गया है, और जहाँ उसमें सिंबॉलिज्म आगे आके हम उसको सिंबल्स को डिस्क्राइब करेंगे, उसको देखेंगे किस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन है, नरेशन है. तो ये अपने आप में एक तरह से एक तजाद है, एक इंक्लूजन और कैसे जो है वो सिंबल्स जिसको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स माना गया है. फिर एक नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट में कैरेक्टरिस्टिक मानी गई है फियर फ्री एनवायरनमेंट. तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट इंक्लूसिव होना चाहिए, फियर फ्री होना चाहिए, एंड इट शुड एनकरेज फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स पर जोर दिया गया है. एंड देन 4th कॉन्स्टिट्यूएंट इज केयरिंग एंड 5th इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट. लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कहीं ना कहीं इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि हम सेकंड इसके एस्पेक्ट में देखेंगे कि सिंबल्स को किस तरह से मिसयूज किया जा सकता है. डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन को बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है, और स्कूल्स के लिए डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से स्कूल्स में जो वैल्यूज या डिस्पोजिशन जो एक ग्रो करती हैं, किस तरह की वैल्यूज होंगी और किस तरह का स्कूल का एक मिजाज होगा, एक स्वभाव वहाँ पर एक डेवलप होगा बच्चों में, टीचर्स में, और ओवरऑल स्कूल एज
जी शारिक साहब, चलिए असल हमारे साथी अभी जुड़े हैं, उनकी वो तो जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है शारिक साहब। एक तरह से इग्नोर हो जाए, तो इस पर जोर दिया गया है। तो किस तरह से स्कूल में डेलिब्रेट एफर्ट के जरिए से वैल्यूज को प्रमोट किया जाए। और वैल्यूज को जब प्रमोशन की बात की गई है तो एनईपी ने जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दी है वैल्यूज की, उसको इस डॉक्यूमेंट में स्कूल कल्चर में 10 क्लस्टर्स में उसको जो है डिवाइड किया है। और 10 क्लस्टर्स में ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन दैम। जैसे हम पहला क्लस्टर अगर हम देखते हैं वैल्यूज और डिस्पोजिशन का, तो उसमें कुछ हिंदी टर्म्स भी आए हैं, लाइक टू शो द इंडियन रूटेडनेस। तो पहले क्लस्टर में आता है अहिंसा या एम्पैथी एंड रेस्पेक्ट, सेंसिटिविटी या रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, फॉरगिवनेस, कंपैशन। तो इन सब वैल्यूज को एक क्लस्टर में कंबाइन कर दिया गया है। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या स्कूल कल्चर में जो एक रिफ्लेक्ट होना चाहिए या डे टू डे प्रैक्टिस में रहना चाहिए, उसमें ये है कि प्रैक्टिस ऑफ काम एंड रेस्पेक्टफुल डायलॉग रादर देन वायलेंट रिएक्शन। तो कामनेस की और रेस्पेक्टफुल डायलॉग की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। और मिस्टेक्स को भी एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग देखा जाए, दैट इज नथिंग न्यू इन दिस। और टीचर्स should care about student health, feelings and interest। तो स्टूडेंट सेंट्रिक एक अप्रोच है और इमोशनल इंटेलिजेंस टीचर्स में डेवलप हो सके एंड टीचर्स उसका यूज कर सके, इसके लिए इस फर्स्ट क्लस्टर में हाईलाइट किया गया है। सेकंड क्लस्टर में स्वच्छता या रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्वच्छता को जोड़ा गया है। एंड रेस्पेक्ट फॉर एनवायरमेंटल environment, patience and respect for public property, sustainability। ये कुछ वैल्यूज को कंबाइन करके इसमें यहाँ पर स्कूल कल्चर के लिए सेकंड क्लस्टर बनाया गया है। और इसमें बाल सभा और जो बच्चों के ग्रुप हैं, स्टूडेंट फोरम्स, स्टूडेंट काउंसिल, उसका पीरियोडिकली और टाइम टू टाइम उसको एंगेज करके स्वच्छता, जो एक जैसे स्वच्छ भारत का भी एक मिशन है, उसको भी स्कूल में कल्चर में शामिल करने की बात कही गई है। थर्ड क्लस्टर में सत्य की बात कही गई है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सत्य। तो सत्य जैसे सत्यमेव जयते की तरफ उसको ले जाने वाली एक वैल्यू को इम्बाइब करने की बात है। और इसमें क्रेडिट्स और जो एक्नॉलेज है वो हमेशा से हेल्पफुल रहते हैं। और उसी की जो लिटरेचर से सत्य की स्टोरीज हैं और किस तरह से उसको जो है ग्लोरीफाई किया जा सकता है। और इंडियन जो लिटरेचर है, इंडियन कल्चर का लिटरेचर है, उसको हाईलाइट करते हुए कैसे जो है हम सत्य को, अहिंसा को और स्वच्छता को हाईलाइट कर सकते हैं। फोर्थ क्लस्टर में पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की बात की गई है। और फ्रेटर्निटी की बात की गई है, टॉलरेंस, पीस की बात की गई है। और रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया। तो रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया में कहा गया है कि सभी सब्जेक्ट्स जो हैं दे शुड टॉक अबाउट इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इन दैट डिसिप्लिन। यानी हर सब्जेक्ट, चाहे अभी जैसे मामूल साहब बता रहे थे, मैथमेटिक्स हो या साइंस हो या लैंग्वेजेस हो, सोशल साइंसेस हो, उसमें हाईलाइट करना है, फोकस करना है इंडियन कंट्रीब्यूशन। अब उसमें कितना जो है वो जेन्युइन है और कहाँ तक ये एक रिसर्च का मैटर है, और इसमें कंट्रोवर्सी भी रहेगी कि किस तरह से जो है चीज़ों को अगर राइट स्पिरिट में दिखाया जाए, इन द ट्रू पार्लेंस, then they may not be having that kind of patriotism growing in the schools। या उस तरह से उसको इस तरह हाईलाइट करने के लिए कि एवरीथिंग और एवरी अचीवमेंट और एवरी
major breakthrough in the field of knowledge or thought had Indian origin, इस तरह से उसको कलर करने की भी कोशिश की जा सकती है। Then fifth cluster में justice, equity, fairness, diversity, pluralism, gender equality, liberty, respect for all. इसमें फिफ्थ क्लस्टर में आ जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर जगह दी गई है और उसी तरह से जो है ये इसको प्रमोट करने की बात की गई है। दैट इज गुड है ना, वो सभी तरह से जैसे मोरल और वैल्यूज एजुकेशन में रहता है तो दैट इज गुड है ना, वेल क्यूरेटेड। 6 में आता है सेवा, निष्काम कर्म, सेक्रीफाइस, ये क्लस्टर बनाया है 6 में और इसमें ये है कि हेल्पिंग टू अदर्स एंड हेल्पिंग टू द स्कूलमेट्स, सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी, पेरेंट्स एंड focus on teamwork and growth of all individuals in the school. So that is also good enough. Rational thought is the next cluster, rational thought and scientific temper. Scientific temper और rational thought को जैसे fundamental duties में भी इसका mention किया गया है, वहीं से इसको लिया गया है और इसमें जो बात की गई है कि inquiry driven exploration. Learning मतलब it's a kind of like जैसे स्कूल कल्चर होता है कि उसमें लर्निंग शुड बी इंक्वायरी बेस्ड या इंक्वायरी ड्रिवन रादर देन रोट लर्निंग। तो स्कूल उस तरह की एविडेंसेस क्रिएट करे, उस तरह के फैक्ट्स को सपोर्ट करे, र्यूमर्स को डिस्करेज करने की बात है और मिसबिलीफ को डिस्करेज करने की बात है, सुपरस्टिशन को छोड़ने की बात है। तो रैशनल थॉट और साइंटिफिक टेम्पर जब हम पढ़ते हैं 7 नंबर क्लस्टर में so we can find that it is slightly somewhere contradicting to the kind of Indian rootedness या pride in India. जब rootedness और pride in India है और दूसरी तरफ rational thought और scientific temper है, तो उसके बाद ही हम देखते हैं कि किस तरह के जो बुक्स में चेंज किए जा रहे हैं वो rational thought या scientific temperament के तहत किए जा रहे हैं या rootedness in India या pride in India में किए जा रहे हैं। फिर 8th क्लस्टर आता है क्रिएटिव इमेजिनेशन का। इसमें भी अच्छा वेल क्यूरेटेड है, एस्थेटिक्स के बारे में बात है और क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट एंड इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव थिंकिंग एंड दे क्रिएट देयर ओन बुक। अब बच्चे अपने ही डिस्प्ले बोर्ड्स बनाएं, अपनी लर्निंग मटेरियल बनाएं और अपनी जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ इमेजिनरी और वैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है वो इनोवेशन की तरफ उसको ले जाने के लिए एक क्लस्टर बनाए, 8th क्लस्टर। 9th क्लस्टर में हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट की बात की गई है, जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस हो लर्निंग की और रूटीन और रिगरस जो है एकेडमिक्स पर भी जोर दिया जाए बाय टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स और गोल ओरिएंटेड टीचिंग लर्निंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग स्कूल में चलती रहे। उसके लिए स्टोरी टेलिंग भी हो, इन पर्सन शेयरिंग भी हो और लगातार इसमें हार्ड वर्क और कमिटमेंट पर एम्फासाइज किया जाए। फिर 10th जो क्लस्टर है वो करेज और रेजिलियंस का है। करेज, रेजिलियंस स्पेशली एट द टाइम ऑफ जब भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ वल्नरेबिलिटी आ जाती है या फियर आ जाता है या इमोशनल डिस्ट्रैक्शन होता है या और कोई इश्यूज आते हैं, जैसे पिछले टाइम पर आया था ये कोरोना का, तो उस टाइम पे रेजिलियंस वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्च्यू। जिन लोगों ने रेजिलियंस से जैसे प्रैक्टिस करके उसमें बहुत अच्छा अपने आप को एक लर्निंग ट्रैक पर बनाए रखा, तो करेज और रेजिलियंस 10th इसमें क्लस्टर है। तो ऑल दीज क्लस्टर्स आर वेरी गुड, वेल क्यूरेटेड है और इसमें कुछ चैलेंजेस की भी बात की गई है कि जैसे टीचर्स की अपनी कंडीशनिंग जो है या सोसाइटी का और स्कूल में जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं और उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि अगर स्कूल में जो है वो जेंडर इक्विटी की बात की जा रही है लेकिन घर पे कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात या सोसाइटी में कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी स्टेप के तौर पर देखे जाएं, जहां पर स्कूल कल्चर इस तरह का हो कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी वो
एड्रेस कर सके और कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन और उसको इम्प्रूव करा के लर्नर के और टीचर्स के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये एक इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की बात है। इसके बाद इसमें जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं स्कूल कल्चर के, उसमें पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर प्रिंसिपल रिलेशनशिप, पेरेंट टीचर प्रिंसिपल रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप्स का इसमें जिक्र किया गया है और इसको नरेट किया है कि किस तरह से इसके जो है 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होने चाहिए रिलेशनशिप के। म्यूचुअल ट्रस्ट और रेस्पेक्ट होना चाहिए, ओपननेस, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन सेकंड एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट है केयर और फोर्थ एस्पेक्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर इसमें फॉर द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस जो भी ये इसको डिस्क्राइब किया गया है, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, ओपननेस, दीज ऑल आर वेल क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स, और इसमें वही बातें की गई हैं कि जो जिस तरह से एक आपसी जो है रिलेशनशिप अच्छे से अच्छा बन सके, उसमें एक दूसरे को समझना और कॉन्शियस एफर्ट मिलाकर लगाकर उसमें देखना कि किसी भी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है या डिफरेंसेस हैं जेंडर्स के, एज ग्रुप्स के या सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के या कल्चरल बैकग्राउंड के जो डिफरेंसेस हैं, तो उसके बावजूद जो है अपनी एक पोलाइटनेस के साथ उसको जो है कल्चर को डेवलप करना एंड पेइंग अटेंशन टू वन अनदर, लगातार उसमें डेमोन्स्ट्रेट करना कि किस तरह से वी केयर फॉर ऑल द मेंबर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो भी स्कूल में पेरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, ऑल वर्किंग एज ए लर्निंग कम्युनिटी। और उसमें जैसे कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में स्कूल असेंबली का भी जिक्र है कि असेंबली में किस तरह से जो है बच्चे ओपनली शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़, थॉट्स, और उनको उस तरह से प्रिपेयर किया जाए। और क्लास में भी आकर अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो सर्कल टाइम का भी जिक्र है कि सर्कल टाइम में दे शुड बी ओपनली शेयरिंग व्हाट दे फील और एक्सपीरियंस, और डेली डायरी शेयरिंग का भी इसमें मेंशन किया गया है। तो ऑल दीज आर गुड प्रैक्टिसेस एज मेंशन्ड हियर, बड़ा elaborate है, and that all these practices are to be followed in pursuits for excellence in every walk of a student life, like it can be the domain of curricular का domain हो या co-curricular का हो या value या skill acquisition की बात हो, सभी में जो है वो लगातार इसमें अभ्यास करने और एफर्ट करने के लिए शारी साहब लास्ट 2 मिनट्स। अच्छा, लास्ट के लिए, अच्छा सिंबल्स का मैं कह रहा था। सिंबल्स में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि सिंबल्स में देयर मे बी लॉट्स ऑफ सेइंग्स एंड कोट्स रिटन ऑन द स्कूल वॉल्स, और उसमें सम पीपल, सम स्कूल कैन यूज इवन द आइडल्स रिप्रेजेंटिंग सर्टेन रिलीजन आइदर इन प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, क्लासरूम और इन स्कूल कॉरिडोर। अभी जो आइडल्स की बात की गई है, या जिस तरह से हमने देखा है कि जो स्टैचू या आइडल्स होते हैं, तो वो एक मेजोरिटेरियन कल्चर के साथ ही उसको रिलेट किया जाता है और उसी तरह से उसको जो है डिस्प्ले वगैरह में लगाया जाता है। तो इसमें ये इंक्लूजन के अगेंस्ट जाता है, इसको सिंबल्स को यहाँ पर इस तरह से डिस्क्राइब करना। आगे कहा गया है कि थॉट ऑफ द डे हो सकते हैं असेंबली में, और जो है टाइम टू टाइम स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन एंड कैन राइट देयर व्यूज एंड थॉट्स इन द स्कूल कॉरिडोर्स। और स्कूल यूनिफॉर्म की भी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, तो सिंबॉलिक वैल्यू की तरफ जो इशारा किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोवर्शियल आगे आकर प्रैक्टिसेस डेवलप हो सकती हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म की हो या और दूसरे सिंबल्स की। अरेंजमेंट और प्रैक्टिसेस जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट स्कूल कल्चर का बताया गया है, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट की बात की गई है कि किस तरह से क्लासेस में बच्चे बैठेंगे, सब ब्लैक बोर्ड फेसिंग जैसे बैठते हैं या ग्रुप में बैठ के बात जो है लर्निंग करेंगे, और किस तरह से जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को अरेंज किया जाएगा। एक्चुअली अरेंजमेंट्स और ये प्रैक्टिसेस जो है एक तरह से स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस हैं स्कूल के,
कि स्कूल असेंबली में क्या प्रैक्टिसेस रहेंगी, पेरेंट्स से किस तरह से एंगेज किया जाएगा पेरेंट्स और कम्युनिटी को, और इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन किस तरह से इंश्योर किया जाएगा। तो ये इसका स्कूल कल्चर का पार्ट है चैप्टर 1 का। स्कूल प्रोसेस जो चैप्टर 2 है दैट इज बेसिकली ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, किस तरह से डे टू डे एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है, और उसमें बात कही गई है कि एक ईयरली कैलेंडर स्कूल का डेवलप किया जाए और डे टू डे एक्टिविटीज के लिए टाइम टेबल। तो स्कूल प्रोसेस में टाइम टेबल और स्कूल कैलेंडर आता है, और टाइम टेबल में इट शुड बी बैलेंस्ड टाइम टेबल, और बैलेंस टाइम टेबल में कहा गया है कि जो करिकुलर प्रोसेस हैं और करिकुलर एसोसिएट प्रोसेस हैं या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस हैं, इन 3 कैटेगरी में जो है स्कूल प्रोसेस को डिज़ाइन करना है, और उसको डिज़ाइन करके एक वेल थॉट आउट प्लान के तहत रिटन फॉर्म में जो है स्कूल टाइम टेबल बैलेंस बनाकर चलना है। उसमें स्कूल असेंबली का भी जुडिशियस यूज करना है फॉर बाल सभा एंड फॉर स्टूडेंट फोरम या स्टूडेंट काउंसिल, और कई उसमें जो है प्रेजेंटेशंस के लिए कहा गया है कि बच्चे किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, दे कैन डेवलप द 21st सेंचुरी स्किल्स। इसी तरह लाइब्रेरी के लिए स्कूल प्रोसेस में रोल डिफाइन किया गया है लाइब्रेरी का, नो डाउट इसमें अच्छा ही इसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पर, टेकिंग फ्रॉम ऑल द प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें ऑडियो बुक्स की भी अब बात की जा रही है, और रिच लाइब्रेरी, वाइब्रेंट लाइब्रेरी की तरफ, और ओरल स्टोरी टेलिंग, बुक रिव्यूज, मीट द ऑथर। लाइब्रेरी कमेटी का जिक्र है कि किस तरह से उसमें कमेटी में प्रिंसिपल के साथ टीचर्स और टीचर्स के साथ बच्चे भी हों, ताकि बच्चों के इंटरेस्ट की बुक्स को भी शॉर्टलिस्ट करके लाइब्रेरी में प्रोक्योर किया जा सके और बच्चों को अवेलेबल कराया जा सके। तो स्कूल प्रोसेस में अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें स्टूडेंट कमिटीज एंड फोरम। रिक्वेस्ट शारिक साहब ये कि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, आप कुछ अच्छा चीज जो रिकमेंडेशन के तौर पर पेश करना चाह रहे हो वो पेश कर दें। जी हाँ, ठीक। अच्छा, टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में इसमें बात है, और इसमें बाकी तो ये ओवर लैपिंग हो रहा है, और एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान की बात है जो इम्पोर्टेंट है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान और टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो उसमें तो NEP ने दिया ही है कि आपको 50 आवर्स की जो है ट्रेनिंग करनी है टीचर्स की। तो what I find that all this document is good enough, और इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात करता है स्कूल कल्चर एंड स्कूल प्रोसेस, बट what I find it controversial in terms of the explanation given for the अरेंजमेंट्स एंड सिंबल्स। किस तरह से सिंबल्स का यूज होगा वो एक मेजोरिटेरियन उसका इंटरप्रिटेशन आएगा, प्रैक्टिसेस आएंगी, और उसमें जो है दैट इज अगेंस्ट द इंक्लूसिव एजुकेशन, that is against the equity in education, and that is not going in sync with the overall objective and vision set by the NEP। तो एक तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं NEP के विजन के साथ और ऑब्जेक्टिव के साथ इसके कुछ पार्ट जो है स्कूल कल्चर के वो सिंक में नहीं। So here I conclude by saying this only, symbols is a very critical aspect of school culture as mentioned in this topic. शुक्रिया शारिक साहब। हमारे इस 3 दिन के प्रोग्राम में फर्स्ट डे जो है 5 ऑब्जर्वेशंस आए थे, सेकंड डे 6 ऑब्जर्वेशंस आए, और आज लास्ट यानी 5th मई को जो है वो 5 ऑब्जर्वेशंस आए। तो इस तरह टोटल 16 हमारे पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को पेश किया। इन ऑब्जर्वेशंस को पेश करने वालों में जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे, आईटा ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन के जो है वो अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, SIO से की जो CERT है, सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उनके जो है डायरेक्टर थे, तालीमी बोर्ड के जो मेंबर थे वो थे, और दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से शारिक साहब ने आज अभी जो है प्रेजेंटेशन पेश किया। हमारे इस पूरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ हल्के तालीमी बोर्ड के जो जिम्मेदारान थे वो लोग शरीक थे, से जो रिलेटेड जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के जो हैं वो टीचर्स भी जो है वो शरीक थे। तो मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और आखिर में सैयद तनवीर अहमद साहब जो डायरेक्टर हैं मरकज़ी तालीमी बोर्ड के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस 3 दिन के प्रोग्राम अपने कंसल्टेशन पर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स को जो पेश करें।
जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब। जी तनवीर भाई। हाँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये 3 दिन का कंसल्टेशन प्रोग्राम आज इख्तिताम पज़ीर हुआ। आज उसका कंक्लूडिंग सेशन था। इसमें जैसा कि अभी सलीम साहब ने बताया कि 16 पार्टिसिपेंट थे और सारे पार्टिसिपेंट रिसोर्स पर्सन्स बहुत ही अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, प्रोफेसर साहिबीन का और एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का। इस एक्सरसाइज का मकसद ये था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो सजेशंस इनवाइट किए हैं या इस ड्राफ्ट पर जो ऑब्जर्वेशंस इनवाइट किए हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को हम एजुकेशन मिनिस्ट्री को सबमिट करें। तो अब इसका प्रोसीजर ये होगा कि हमने इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को, आपके एक्सपर्ट कमेंट्स को हमने नोट कर लिया है। इन्हें एक और छोटी कमेटी, मे बी ऑफ 3 मेंबर्स और 5 मेंबर्स, एक कमेटी हम लोग बनाएंगे बहुत जल्द, और उस कमेटी के बीच में इन तमाम पॉइंट्स को रखा जाएगा जो पार्टिसिपेंट ने पेश किया है। अगर हमको और भी कुछ इंसाइट चाहिए इस सिलसिले में, तो हम, जब हमारी उस कमेटी की मीटिंग होगी तो उस वक्त हमारे इन फ्रेंड्स को फिर तकलीफ दी जाएगी कि वो और भी कुछ इंसाइट अपने टॉपिक पर पेश करें। तो वंस वी कंपाइल, उसके बाद हम सजेशंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सबमिट कर देंगे। वैसे और भी कुछ बातें करनी थी, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है। बस मैं इतना कहूँगा कि तमाम पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ अपने प्रेजेंटेशंस को यहाँ प्रेजेंट किया और बहुत अच्छा कंटेंट था। मैं उनके इस काम को अप्रिशिएट करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। शुक्रिया धनी भाई, और तमाम ही हजरात का शुक्रिया। अब इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। जज़ाकल्लाह।